आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास होगा कि आप लोग कहीं न कहीं पूरी तरह से अपने परिश्रम के साथ, अपने मेहनत के साथ जुड़े होंगे। मध्य प्रदेश पीसीएस 11 अप्रैल को हो रहा है और मुझे विश्वास है कि कहीं न कहीं आप लोग पूरी तरीके से 11 अप्रैल की तैयारी में लगे हैं। इसी बीच में मैं संविधान के कुछ टॉपिक भी लेकर आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। इनको भी थोड़ा सा देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप अभी समय हो तो ठीक है, नहीं तो कुल मिला के 11 अप्रैल के बाद पूरी संविधान की सीरीज़ में लेकर आऊँगा और उस पर हम लोग बात करेंगे। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप लोग 11 अप्रैल में पूरी तरीके से मेहनत के साथ लगें और सफल हों, अपनी मंजिल तक पहुँचें। आज मैं संविधान के कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो भाग 1 से रिलेटेड है और उसका नाम ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि संघ डिलीट करो और उसका राज्य क्षेत्र, इसकी बात मैं आज कर रहा हूं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ का जो राज्य क्षेत्र है इसकी बात हम लोग थोड़ा सा करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल 1 to 4 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक जो भाग 1 का पहला ही हिस्सा है, भाग 1 में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। तो संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात मैंने अभी ऊपर लिखा है, उसमें कहीं न कहीं संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के विषय में कहा गया है कहीं न कहीं अनुच्छेद 1 से 4 तक। और उसके विषय में अगर थोड़ा सा हम लोग अगर बात करें तो निश्चित रूप से अगर इस बात को अगर जाना जाए कि 1 से 4 तक जो है जो बातें रखी गई हैं वो क्या हैं, तो पहले ही चीज़ अगर हम देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में ही अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 1 में ही कुल मिला के एक बात है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 1 में जो सबसे बड़ी बात डिनोट होकर आ रही है वो ये आ रही है कि कुल मिला के कहीं न कहीं भारत का क्या नाम है ये भी कौन बता रहा है? आर्टिकल 1। मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो इसका मतलब है कि भारत का नाम इंडिया है या कुल मिला के भारत है? आप कहेंगे सर दोनों नाम कैसे आ गए? जब संविधान सभा की मीटिंग चल रही थी, जब संविधान सभा के लोग बैठे हुए थे, तो उसमें एक विचारधारा के लोग तो ये कह रहे थे कि भाई जो भारत का ट्रेडिशनल पहले से ही नाम चला आ रहा है भारत, उसी को रखा जाए। लेकिन कुछ नई विचारधारा के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इंडिया भी होना चाहिए। तो संविधान सभा में कुल मिला के सर्वसम्मति से यह बात रखी गई कि कुल मिला के भाई ठीक है, तब इंडिया भी रखा जाए और भारत को भी रखा जाए। तो इस तरह से भारत के 2 नाम कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस संविधान के अनुच्छेद 1 में मिलते हैं। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यह चीज तो कहीं न कहीं क्लियर हो गई कि राज्यों का संघ है। अब जब राज्यों का संघ है तो यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि कुल मिला के संघ शब्द है और संघ शब्द की इंग्लिश मैंने इधर ऊपर लिख दी है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो थोड़ा सा हम लोग इस पर अगर बात करें कि अनुच्छेद 1 में तो ये बात हो गई कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अब थोड़ी सी मैं अपनी बात करना चाहता हूं कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो भारत जब राज्यों का संघ है तो संघ की इंग्लिश क्या है? यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो संघ कौन सा है। तो भारत के संघ की अगर इंग्लिश देखते हैं तो उसका नाम है यूनियन। जरा समझिएगा इस बात को कि भारत के अगर राज्य की हम बात करते हैं तो उसका इंग्लिश है यूनियन। और थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि जैसे भारत राज्यों का संघ है उसी प्रकार से अमेरिका भी राज्यों का संघ है। जैसे भारत राज्यों का संघ है इसी प्रकार से अमेरिका भी राज्यों का संघ है। लेकिन अमेरिका में जो संघ की डेफिनेशन है वो है फेडरेशन। अब जरा समझिए, अमेरिका में क्या डेफिनेशन निकल कर आ रही है, इंग्लिश निकल कर आ रही है? संघ की जो डेफिनेशन वो फेडरेशन है। आप समझिए कि यहां संघ जो अमेरिका में जो संघ है उसकी इंग्लिश फेडरेशन है और भारत में जो संघ है उसकी इंग्लिश यूनियन है। आप कहेंगे सर गजब हो गया, संघ तो एक ही है तो फिर इंग्लिश 2 वर्जन कैसे हो गए? बिल्कुल सही बात आपने कहा।
लेकिन यहां संघ का मतलब कुछ और है भारत के संदर्भ में और अमेरिका के संदर्भ में कुछ और है। भारत का संघ क्या है तो ये जान लिया जाए कि भारत में जो संघ है उसके यूनियन का मीन्स क्या है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत के संघ की जो इंग्लिश वर्जन यूनियन है, इसका मतलब यह है कि भारत वह संघ है जिसकी कोई भी इकाई यानी कोई भी राज्य किसी भी कीमत पर संघ से अलग नहीं हो सकता है। यानी भारत में जो भी कुल मिला के भारतीय संघ में जो भी राज्य क्षेत्र हैं, जैसे आज की डेट में 28 स्टेट हैं, आज की डेट में 8 को संघ शासित प्रदेश हैं, अगर ये चाहें कि हम इस संघ से अलग हो जाएं तो चाहे कुछ भी हो जाए अलग नहीं हो सकते हैं। यानी हमारा जो संघ है वो अनश्वर है, जिसका कभी भी नाश नहीं हो सकता है, अनश्वर संघ है। यानी कि ये 28 राज्य और 8 स्टेट, मैंने अभी फिर बार बार कहता हूं कि जो 28 स्टेट और 8 राज्यों से मिलकर भारत का संघ बना है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, कोई शर्त नहीं है राज्यों की हम आप संघ के साथ इसलिए मिल रहे हैं कि हमारी ये शर्त है, हमारा ये कुल मिला के समझौता है, इसीलिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अगर समझौता और शर्त का पालन नहीं होगा तो हम संघ से अलग हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी संविधान में उल्लेख नहीं है। यानी भारतीय संघ में जो भी क्षेत्र मिलेंगे उनका अस्तित्व जो कहीं ना कहीं है वो पूरी तरह से संघ में डिसॉल्व हो जाएगा, संघ में मिल जाएगा, वो संघ के इकाई यानी संघ के हिस्से बन जाएंगे और उनको भारत से अलग होने का कोई भी राइट्स नहीं होगा। आप कहेंगे सर ये संघ कुल मिला के क्यों इस तरह से लाया गया, इतना कठोर कुल मिला के क्यों नहीं लाया, क्यों लचीला क्यों नहीं लाया गया? आप जरा समझिए यार, जो संविधान बना रहे थे बैठकर संविधान सभा में, बहुत बड़े लर्नेड लोग थे यार, बहुत बड़े विद्वान लोग थे, बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ लोग थे। और मैं आपको ये कहूं कि भारतीय मातृभूमि से अगर अथाह प्रेम किसी को था तो संविधान सभा के सदस्यों को था यार। वो भारत की मिट्टी की खुशबू को कहीं ना कहीं लेकर कुल मिला के भारत के संविधान की रचना कर रहे हैं, वो भारत के संविधान को निर्माण कर रहे हैं। उनके दिल में कुल मिला के भारत धड़कता है यार। क्या जबरदस्त कुल मिला के फार्मूला हमको देकर गए और उस पर हम लोग कहीं ना कहीं देश को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि वो क्या करें, क्योंकि जब संविधान सभा के लोग बैठे तो उनको मालूम है यार कि भारत तो कुल मिला के बहुत विशाल है, उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का बहुत अंतर है, पूर्व और पश्चिम की संस्कृति का बहुत अंतर है, भाषाओं का अंतर है, त्योहारों का अंतर है, विचारों का अंतर है। तो भारत में विविधता में एकता स्थापित तो है, लेकिन इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा विविधता है, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे संस्कृति के नाम पर हो, चाहे त्योहारों के नाम पर है, कि अगर हम फेडरेशन रखेंगे तो भविष्य में भारत के टूटने की संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। भविष्य में भारत हमेशा कभी भी टूट सकता है। आप कहेंगे सर थोड़ा फेडरेशन समझा दीजिए, जरा समझिए इस फेडरेशन को। जैसा मैंने कहा कि अमेरिका के संदर्भ में फेडरेशन लिया गया है, फेडरेशन का अर्थ भी संघ है, लेकिन वो फेडरेशन क्या है? यानी अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का जो संघ अमेरिका है, उन 50 राज्यों का कुल मिला के समझौता है संघ के साथ कि भाई हमारी ये समझौता है, हम इन समझौते और शर्तों के साथ आपके साथ कुल मिला के खड़े हैं, आपके साथ मिल रहे हैं। हमारा समझौता कुल मिला के आपके साथ नहीं चलेगा, हमारी शर्तें आप नहीं मानोगे तो हम उसी दिन संघ से अलग हो जाएंगे। यानी अमेरिका का संघ जो है वो फेडरेशन है, और फेडरेशन का मतलब है कि एक समझौते का परिणाम है। फेडरेशन का मतलब एक ढीला ढाला संघ है, यानी कि कुल मिला के फेडरेशन का मतलब यह है कि जो भी राज्य होंगे उनका अपना एक झंडा, अमेरिका में देख लीजिए उनका हर राज्य का अपना एक झंडा है, हर राज्य की अपनी नागरिकता है, हर राज्य का कुल मिला के अपना एक समझौता है। यानी जब तक संघ कुल मिला के उनके कुल मिला के सभी शर्तों और समझौतों का पालन करेगा तब तक तो वो संघ के हिस्से रहेंगे। जिस दिन कुल मिला के संघ यानी अमेरिका जो संघ वहां का है वो कहीं ना कहीं अगर राज्यों के साथ उनके समझौते को नहीं मानेगा, उनके कुल मिला के जो कमिटमेंट है उनको नहीं स्वीकार करेगा, उसी दिन वो संघ से अलग हो जाएंगे। मैंने अभी कहा कि अमेरिका का जो फेडरेशन है वो ढीला ढाला संघ है, लेकिन भारत का जो यूनियन है वो महाराज कंक्रीट की दीवार है, वहां से अलग होने की कोई संभावना नहीं है। मैं यूं कहूं कि अमेरिका का फेडरेशन एक लकड़ी का प्लाईबोर्ड का पार्टीशन है जो कभी भी टूट सकता है। एक लकड़ी के प्लाईबोर्ड के, ये लकड़ी का जो प्लाईबोर्ड होता है उस पार्टीशन की कितनी औकात होती है, कभी भी वो टूट सकता है। लेकिन भारतीय संघ एक टॉप क्लास की कंक्रीट की दीवार है,
जो टूट नहीं सकती है। जो इस संघ के अंदर आ जाएगा फिर बाहर नहीं निकल पाएगा। यही बात मैंने क्या कहा कि अभी मैं कह रहा था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो यही मंथन कर रहे थे कि संघ की इंग्लिश क्या रखी जाए, फेडरेशन रखा जाए कि यूनियन रखा जाए। लेकिन सब लोगों ने एक ही विचार किया कि यार भारत में बहुत सी विविधताएं हैं, अगर हम फेडरेशन रखेंगे तो कहीं ना कहीं इस संघ के टूटने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसीलिए अंततः उन्होंने यूनियन बनाया, इसीलिए उन्होंने संघ बनाया और तब उन्होंने कहा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब है एकदम सॉलिड, जो इस संघ में शामिल हो जाएगा उसके फिर अलग होने की संभावनाएं ना के बराबर हो जाएंगी। जैसा मैंने अभी कहा कि मेरा संघ, मेरा यूनियन एक अनश्वर संघ है, इससे कोई भी इकाई अलग नहीं हो सकती है। आप इस बात को समझो यार कि यूनियन होने के बाद भी न जाने कितने लोगों ने उपद्रव शुरू कर रखा है कितने क्षेत्रों में। आप जम्मू कश्मीर के मामले को देखिए, कितना भयावह स्थिति बन गई थी, लेकिन अब तो हमने उनका सब इलाज कर दिया है। अभी आज की स्थिति ऐसी चल रही है कि जैसा देख रहे हो किसान आंदोलन दिल्ली के बाहर चल रहा है और इस किसान आंदोलन के अंदर बैठकर कुछ लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यहां तक कि उस खालिस्तान की मांग की आवाज कहीं ना कहीं अमेरिका से उठ रही है, कनाडा से उठ रही है, लंदन से उठ रही है। जो कुल मिला के इस समुदाय के कुछ सिरफरे लोग हैं सिख समुदाय के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं खालिस्तान के, आप देखिए यूनियन होने के बाद भी कुल मिला के नाना प्रकार के थॉट लाकर इस संघ से अलग होने की बात की जा रही है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जो खालिस्तान के समर्थक हैं उनको कम से कम गुरु तेग बहादुर की, गुरु अर्जुन देव की, जो हमारे भी गुरु हैं, सिख गुरुओं का इस राष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। सिख गुरुओं ने मुगलों से संघर्ष करके इस राष्ट्र की रक्षा की है। ये जब तक धरती रहेगी तब तक हम सिख गुरुओं के ऋणी बने रहेंगे। जो लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं, खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, मैं तो उनसे एक ही बात करूंगा, हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा कि आप एक बार कुल मिला के गुरु अर्जुन देव की शहादत को जरूर पढ़ लो, गुरु तेग बहादुर की शहादत को जरूर पढ़ लो, गुरु गोविंद सिंह की शहादत और उनके संघर्ष को जरूर पढ़ लो। अगर बात की बात करना चाहता हूं तो भगत सिंह और कुल मिला के उधम सिंह की शहादत को जरूर सुन लो। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए सन 47 के बाद मेरे सिख समुदाय के न जाने अनंत कुल मिला के कहीं ना कहीं शूरवीरों ने भारत की रक्षा के लिए, भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए, उस तिरंगे की आन बान शान के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, कम से कम उनके इतिहास को भी पढ़ लो। यदि यह इतिहास तुम लोग पढ़ लोगे तो खालिस्तान का झंडा कभी नहीं उठाओगे। मैं बार बार कहता रहता हूं कि तिरंगे की मान, तिरंगे का सम्मान, तिरंगे की आन बान शान अगर कोई है तो मैं कह सकता हूं सिख कौम है। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए कुल मिला के कहीं सिखों ने इस हिंदुस्तान की आजादी से पहले और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो शहादत दी है वो दुनिया में एक मिसाल है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोग कम से कम कुल मिला के सिख गुरुओं की और यहां तक कि कुल मिला के कहीं के बंदा बैरागी जी की, जिनकी फरुखसियर के समय शहादत होती है, उन सब का इतिहास आपको पढ़ना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि कुल मिला के संघ से जो अलग होने का सपना है वो कुल मिला के कहीं ना कहीं आप लोगों का गलत है। और आपसे बस मैं यही कहूंगा कि चाहे कितना भी कोई प्रयास कर लेगा, इस यूनियन यानी संघ से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, ये नानक की धरती है, ये तेग बहादुर की धरती है, ये अर्जुन देव की धरती है, ये बंदा बैरागी की धरती है, और इस धरती को हम इस तरह से मिटने नहीं देंगे। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि कुल मिला के आप इस बात को समझिए कि इस तरह से यूनियन यानी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। और मैंने कहा कि संघ के बाद भी कुल मिला के आप देखिए हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये मैंने यूनियन की परिभाषा बता दिया है। अगर थोड़ा सा मैं इस विषय को लेकर और आगे बढ़ना चाहता हूं तो यूनियन की बात हम लोगों ने कर लिया है, और अगर थोड़ा सा हम लोग और इस विषय को लेकर अगर बात करें तो अनुच्छेद 1 में और क्या दिया है। अनुच्छेद 1 की बात अगर करें तो अनुच्छेद 1 में कुल मिला के भारत के राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। तो अनुच्छेद 1 में भारत के राज्य क्षेत्रों की किस तरह से बात की गई है। पहला कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भारत किस तरह से बनकर मिला है, किन चीजों से। मैंने कहा कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कुल मिला के भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। तो अनुच्छेद में जो भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र हैं उसमें पहला तो राज्य है, और पहला राज्य है तो उसमें कुल मिला के आप जानते हैं कि इस समय वर्तमान में भारत में कितनी स्टेट हैं, यानी राज्य क्षेत्र हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा अनुच्छेद 1 में है तो संघ शासित क्षेत्र हैं, और संघ शासित क्षेत्र भी कितने हैं 8 हैं। और क्या है
तीसरा ऑप्शन भी कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञों ने छोड़ रखा है, क्योंकि पार्टीशन का दर्द उनको भी है। उनको भी लगता है कि यदि भारतीय संघ का बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में विलय करना चाहता है तो संविधान में उसका भी ऑप्शन हमारे संविधान विशेषज्ञों ने, हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने कहीं न कहीं खोल कर रखा। और उन्होंने तीसरा ऑप्शन भी कुल मिला के अनुच्छेद 1 में खोल रखा है कि कुल मिला के ऐसे क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र इसको कहा है, यानी कि कुल मिला के निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्र जिनको भारत के बाहर के ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिग्रहित कर सकता है। कभी भी अधिग्रहण करने का मतलब है कि जब उनकी स्वेच्छा होगी, उन बाहरी क्षेत्रों की स्वेच्छा होगी, तब भारत उनको अपने में मिला सकता है। ऐसे क्षेत्रों को अर्जित क्षेत्र के रूप में हम कह सकते हैं कि ये अर्जित क्षेत्र हैं। यानी भारतीय संघ में 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात अनुच्छेद 1 में की गई है, और अनुच्छेद 1 में जो 3 प्रकार की बात की गई है मैंने अभी कहा, वो कुल मिला के पहला है राज्य क्षेत्र जो 28 स्टेट हैं, दूसरा संघ शासित क्षेत्र जो 8 स्टेट हैं, और ऐसे तीसरा ऑप्शन जो है कुल मिला के संविधान विशेषज्ञों ने छोड़ रखा है कि जो बाहरी क्षेत्र कोई मिलना चाहता है, जो अर्जित क्षेत्र है, उनको भी मिलाने का कुल मिला के कहीं न कहीं निश्चित रूप से एक रास्ता निकलना चाहिए। तो तीसरे क्षेत्र के रूप में हमने डिनोट कर रखा है। तो ये तो अनुच्छेद 1 की बात हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग अनुच्छेद 2 पर आना चाहते हैं। यानी अनुच्छेद 1 का भारत कैसा है, यानी भारतीय संघ कैसा है, उसमें 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात की गई है, राज्य, संघ शासित क्षेत्र और वो अर्जित क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अपने संघ में मिला सकता है। क्लियर? अब हम आते हैं कुल मिला के अनुच्छेद 2 पर। अब अनुच्छेद 1 की बात हो गई तो अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 क्या है? अब जरा समझिएगा अनुच्छेद 2 क्या है, ये थोड़ा सा हमारे लिए जानना जरूरी है। कि मानकर चलिए कि ये भारत है, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल है, ये बिहार है। इस तरह से कुल मिला के हमारे राज्य के अंदर बहुत से, हमारे संघ के अंदर बहुत से राज्य हैं, 28 राज्य मैंने अभी कहा। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है और वो आपके संघ के साथ मिलना चाहता है, जैसे मानकर चलिए कि कुल मिला के अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लाहौर की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के लाहौर की बात कर लिया जाए, पाकिस्तान के सिंध की बात कर लिया जाए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान की बात कर लिया जाए। ये क्षेत्र अगर कुल मिला के भारत में आना चाहते हैं, या इधर तिब्बत की बात कर लिया जाए कि तिब्बत भारत में मिलना चाहता है, म्यांमार की बात कर लें, म्यांमार भारत में, क्योंकि 1935 तक तो म्यांमार आपका हिस्सा ही था, तो म्यांमार आपके साथ मिलना चाहता है, श्रीलंका का कोई क्षेत्र आपके साथ मिलना चाहता है, तो उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी? यानी भारतीय संघ से बाहर के वो क्षेत्र जो भारत में मिलना चाहते हैं, उनको किस प्रक्रिया से भारतीय संघ में मिलाया जाएगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 2 में दिया गया है। यानी वो प्रक्रिया क्या होगी, फिर सुन लीजिए कि भारतीय संघ से बाहर के वो क्षेत्र, बाहर के वो राज्य जो भारत में मिलना चाहते हैं, जो भारत के संघ में शामिल होना चाहते हैं, उनको भारतीय संघ में शामिल करने की क्या प्रक्रिया होगी, संसद क्या नियम बनाकर लाएगी, उसकी चर्चा अनुच्छेद 2 में दी गई है। यानी अनुच्छेद 2 में मैंने फिर कहना चाहता हूं, भारतीय संघ से में मिलने वाले वो विदेशी क्षेत्र जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं, जो स्वेच्छा से मिलना चाहते हैं, उनको भारतीय संघ में कैसे शामिल किया जाएगा, संसद उनके लिए क्या कानून बनाएगी, उनके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। यानी मैंने अभी कहा कि वो कुल मिला के प्रक्रिया क्या है, एक सामान्य बहुमत की प्रक्रिया रहती है और उसके द्वारा उनको संघ में शामिल कर लिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को भारतीय संघ में मिलाने की प्रक्रिया की चर्चा करता है। और जैसा मैंने कहा कि लाहौर है, सिंध है, बलूचिस्तान है। और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज नहीं कल, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, इतिहास गवाह है कि सिंध के बिना हिंद अधूरा है और हिंद के बिना सिंध अधूरा है। इसलिए आज नहीं तो कल सिंध और हिंद को मिलना पड़ेगा। और सिंध जिस दिन मिलेगा तो बलूचिस्तान भी बगल में है, चिल्ला रहा है बलूचिस्तान। पाकिस्तान ने कुल मिला के सभी अमानवीय यातनाएं कुल मिला के वहां पर शुरू कर रखी हैं। बड़े पैमाने पर आज भी वहां रेप कैंप चलते हैं। बलूचिस्तान की हालात बद से बदतर कुल मिला के पाकिस्तान ने कर दिया। बलूचिस्तान तो भारत के साथ मिलना चाहता है महाराज। और आप मान के चलिए कि इतिहास गवाह है, बलूचिस्तान है, सिंध है, ये लाहौर तो हमारा था ही, जिसका नाम था लवहार, भगवान राम के बड़े पुत्र लव की नगरी है। और आज नहीं कल इनको मिलना ही है।
इसीलिए कुल मिला के हमारे संविधान विशेषज्ञों ने तीसरा ऑप्शन छोड़ रखा था कि ऐसे क्षेत्र जो भारत के बाहर के हैं और मिलना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, और इसीलिए हमने अनुच्छेद 2 भी बना रखा है कि आप आइए, हमारे पास आपके भी आने का रास्ता है। क्लियर? तो इस तरह से अनुच्छेद 2 में संघ से बाहर के जो लोग हैं वो मिले, क्षेत्र मिले, और उनके लिए कुल मिला के हमारे पास वेलकम है, हमारे पास प्रोसीजर पहले से है। ये संविधान विशेषज्ञों की दूरदर्शिता का परिणाम है यार। क्या हमारे संविधान विशेषज्ञ, क्या संविधान सभा के लोग कितने लर्नेड थे कि उन्होंने एक ऑप्शन खोल रखा था कि यदि बाहर का कोई व्यक्ति मिलना चाहता है तो भी मिल सकता है। और हुआ अनुच्छेद 2 को इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बाद अंततः कुल मिला के बहुत सी विदेशी शक्तियां सन 47 के बाद मिली हैं। दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, पौंडीचेरी, ये सब क्या है? गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली पुर्तगालियों के हिस्से में थे, पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के पास था। अंततः इन सबको मिलाया गया, यानी भारतीय संघ के हिस्से मिला गए। एक थोड़ी सी मैं यहां घटना कहना चाहता हूं। मैंने अभी कहा कि अनुच्छेद 2 में कुल मिला के किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने की बात की गई है और उसके प्रोसीजर की बात की गई है। इसमें एक सिक्किम की घटना थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। यह सिक्किम की घटना क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 की बात अगर मैं करना चाहता हूं या 1974 की बात मैं करूं तो 1974 में सिक्किम ने यह इच्छा व्यक्त की कि भाई हम भारत में मिलना चाहते हैं। 1974 में वहां चोग्याल राजा एक थे, उनका शासन था, और सिक्किम के लोगों की इच्छा हुई कि नहीं हमें भारत। क्यों इच्छा हुई? क्योंकि ऊपर जो है कुल मिला के चीन है, और चीन का कुल मिला के रुख जो है सिक्किम भाप गया कि चीन अगर कुल मिला के हमको कुल मिला के ये जो ड्रैगन है ये हमको निकल जाएगा तो हमारी संस्कृति पूरी तरह से नष्ट कर देगा। भारत की उदारता से सिक्किम परिचित था, तो उसको लगा कि भारत के साथ रहेंगे तो हमारी सभ्यता संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इसीलिए 1974 में इंदिरा जी का शासन चल रहा है और उसने स्वीकार किया कि भाई मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है कि कुल मिला के मैं 1 साल आपके साथ इस तरह से रहना चाहता हूं एसोसिएट स्टेट के रूप में, जिससे कुल मिला के हम देख सकते हैं कि आप देख लें कि कुल मिला के हम आपके साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। सिक्किम का भी कहना सोच सही था, लेकिन हमारे यहां दिक्कत यह है कि मैंने क्या कहा कि अनुच्छेद 1 में 3 प्रकार की स्टेट की बात की गई है। एक राज्य जो पूर्ण रूप से विलय है, एक संघ शासित क्षेत्र इनका भी पूर्ण रूप से विलय है, और एक विदेशी क्षेत्र जो कुल मिला के अर्जित क्षेत्र जिनको मिलाया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के चौथी कोई बात ही नहीं की गई। अब सिक्किम यह कह रहा है कि हम डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होंगे, यानी अर्जित क्षेत्र के माध्यम से हम डायरेक्ट डिजॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्ट पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं चाहना चाहते। पहले हम 1 साल आपके साथ रहेंगे, देखेंगे कि आपके साथ रहकर हमें सुकून है कि नहीं है। इंदिरा जी ने कहा ठीक है भाई तेरी भी बात मानते हैं, और इसीलिए कुल मिला के इस सिक्किम को लाने के लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 लाया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 को लाने का उद्देश्य यह है कि हमें संविधान में संशोधन करना पड़ा और एक अनुच्छेद 2 में एक अनुच्छेद 2A जोड़ना पड़ा। और अनुच्छेद 2A को जोड़ने का मतलब है एक नया क्राइटेरिया बनाया गया। 3 तो हमारे पास पहले से ही थे, लेकिन एक नया क्राइटेरिया बनाया गया, सहराज्य। ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। तो सिक्किम को हमने कुल मिला के उसकी बातों को सुनने के बाद इंदिरा जी ने कहा कि ठीक है 35वां संविधान संशोधन कर रहे हैं और उसके द्वारा अनुच्छेद 2A लाते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या है? सहराज्य का दर्जा तुमको देंगे। सहराज्य क्या है? एसोसिएट स्टेट, यानी तुमको हम एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। और एसोसिएट स्टेट में क्या रहेगा कि आपके बाहरी जो क्षेत्र हैं जैसे विदेशी मामला है, संचार है, रक्षा है, वो हमारे पास रहेंगे, लेकिन आप अंदर इंटरनल मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। सिक्किम ने कहा बिल्कुल सही है। सिक्किम बना के इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो है एसोसिएट स्टेट बन गया। लेकिन 1 वर्ष के बाद ही सिक्किम को बड़ा अच्छा महसूस हुआ और तंत्रतः सिक्किम के लोगों ने इच्छा व्यक्त की, मत दिया कि भाई हम भारत में डिजॉल्व होना चाहते हैं। तब अंततः कुल मिला के 36वां संविधान संशोधन लाया जाता है। और 36वां संविधान संशोधन लाने का उद्देश्य यह नहीं है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए तो हमारे पास अर्जित क्षेत्र का ऑप्शन पहले से ही है। मैंने क्या कहा? अनुच्छेद 2 में पहले से ही व्यवस्था है कि किसी भी बाहरी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना है तो हमारे पास सामान्य बहुमत का प्रोसीजर, उसके द्वारा कानून बना के हमको डिजॉल्व करना है, उसको अपने पूर्ण राज्य का दर्जा देना, अपने संघ में शामिल करना है। लेकिन इसको 36वां संविधान 1975 लाने का उद्देश्य क्या है कि जो 2A था, जो सहराज्य का दर्जा दिया गया था, इसको समाप्त करना।
यानी 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कुल मिला के अनुच्छेद 2 में 2A जोड़ा गया है, जिसके द्वारा सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया था, उस एसोसिएट स्टेट के दर्जों को हमने 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा समाप्त कर दिया और इस तरह से सिक्किम को 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 22वां राज्य बना दिया। क्लियर? तो इस तरह से कुल मिला के हम लोगों ने कहीं कहीं सिक्किम के मामले में आए हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि बीच में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? अब अनुच्छेद 3 जो है कुल मिला के निश्चित रूप से वो अंदर का मामला है। अनुच्छेद 2 बाहर का मामला, यानी बाहर के क्षेत्र को भारत में मिलाना। लेकिन अनुच्छेद 3 क्या है? अनुच्छेद 3 तो अंदर का मामला है। जैसे मैंने अभी कहा कि ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब है, ये हिमाचल है, ये कुल मिला के हरियाणा है, ये कुल मिला के राजस्थान है, गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है, ऐसे बहुत सी स्टेट, ये बंगाल है, ये बिहार, ऐसे जो है कुल मिला के ये तमिलनाडु है, ऐसे बहुत से हैं। यानी अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारतीय संघ के अंदर के जो भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र हैं, इसके अंदर यानी भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण, ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारतीय सीमा के अंदर किसी नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, ये सब भी कुल मिला के कहीं ना कहीं संसद जो है सामान्य बहुमत के द्वारा एक कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। यानी अभी तक क्या था? 2 में कि बाहरी क्षेत्र को संघ में मिलाया जाएगा, लेकिन 3 में क्या है कि जो संघ में मिले हुए हैं उनके राज्य, उनके मान लीजिए 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना है या एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाना है, तो मैंने क्या कहा कि किसी भी नए राज्य का निर्माण, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, इन सब का प्रोसीजर अनुच्छेद 3 में दिया गया है। और अनुच्छेद 3 में जब यह दिया गया है तो मैंने अभी कहा कि इसके लिए विधेयक कहां लाना पड़ेगा? इसके लिए विधेयक आपको सदन में लाना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 3 के तहत जब किसी राज्य, जरा ध्यान रखिएगा, जब किसी नए राज्य को बनाएंगे, राज्य की सीमा में परिवर्तन करेंगे या राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे, तो उससे संबंधित जो भी विधेयक संसद में आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। यानी इस प्रकार का बिल जब संसद में रखा जाएगा अनुच्छेद 3 से संबंधित, तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देनी पड़ेगी और राष्ट्रपति महोदय इस संसद में संस्तुति से पहले उस बिल को उस संबंधित राज्य के पास भेजेंगे जो राज्य कुल मिला के इस बिल से प्रभावित हो रहा है। तो जब कहीं ना कहीं मानकर चलिए, मैंने अभी कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य का अभी 2014 में कुल मिला के कहीं ना कहीं आपको मालूम है 2014 में हमने आंध्र प्रदेश का बंटवारा किया, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे? चूंकि आंध्र प्रदेश बंट रहा है, इसीलिए आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कुल मिला के कहीं ना कहीं वो पहले बिल भेजेंगे और राष्ट्रपति महोदय एक सीमा तय कर देंगे कि भाई इस सीमा के अंदर तत्काल जो है अपनी सहमति दो चाहे नहीं दो, पहले बताओ। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वो बिल आंध्र प्रदेश की विधानसभा में गया और जब बिल पहुंचेगा किसी भी राज्य में, मैंने आंध्र प्रदेश उदाहरण दिया है, तो अंततः वो बिल आंध्र प्रदेश सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन इसका राष्ट्रपति महोदय या संसद पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। संबंधित राज्य अगर सहमति देता है उस बिल के साथ तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है। यानी इस मामले में, अनुच्छेद 3 के मामले में संसद पूरी तरह से शक्तिशाली है। इसका उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि ये संसद जो है कुल मिला के राज्य की सहमति को या राज्य की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये तो महज औपचारिकता भर है। जैसा मैंने अभी बताया कि कुल मिला के 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना बना, राष्ट्रपति महोदय ने बिल तत्काल जो है आंध्र प्रदेश विधानसभा में भेजा कि भाई आप देखो, विधानसभा ने तत्काल असहमति जाहिर कर दी, बोले नहीं हमें बिल मंजूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मत मंजूर रखो। संसद ने पारित कर दिया सामान्य बहुमत से, तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश देखता रह गया। यानी इसका मतलब क्या है कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य का निर्माण, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा राइट संसद के पास है। और संसद भारत की भौगोलिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कभी भी कर सकती है।
भारत के भौगोलिक मानचित्र का कभी भी पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस प्रकार से अनुच्छेद 3 में पूरी तरह से कुल मिला के संसद को अधिकार है। मैंने अभी कहा कि 2019 में देख लो, जम्मू कश्मीर बड़ा चिल्ला रहा था, हम अलग होंगे तो हम ये होंगे तो वो होंगे, महबूबा अलग कर रही थी, फारूक अलग कर रहा था, उमर अलग कर रहा था, ये सब जो है कूद रहे थे। तो हुआ क्या? मोदी सरकार ने तुमने कहा कि अच्छा ये नाटक कर रहे हो, रुको तुम लोगों का सब जो है कुल मिला के तुम्हारा जो धंधे पानी हम खत्म कर देते हैं, तुम्हारी राजनीति चौपट कर देते हैं। और कुल मिला के आपको मालूम होना चाहिए कि 2019 में इसी अनुच्छेद 3 के तहत जम्मू कश्मीर के कुल मिला के कहीं ना कहीं जो राज्य था उसके राज्य का दर्जा खत्म और 2 कुल मिला के केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया। जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग हो गया, खेल खत्म। केंद्र शासित प्रदेश, मुख्यमंत्री का सपना खत्म, केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में। यानी कि सरकार को, संसद को, संघ को बहुत राइट्स है। जम्मू कश्मीर के लोग जो है कुल मिला के कहने के लगे, जो है वहां के नेता और कुछ लोग जो है इस तरह के गड़बड़ कर रहे थे, तत्काल केंद्र शासित प्रदेश का 2019 में दर्जा दे दिया गया। तो 3 में, अनुच्छेद 3 में यही मैंने कहा कि संघ को पूरा अधिकार है और वो किसी भी समय किसी भी राज्य के मानचित्र को बदल सकता है। ठीक है, अब जरा और आगे आ जाइए। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 4 जो कहता है वो सुन लीजिए कि अनुच्छेद 4 यह कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होंगे, अनुच्छेद 2 में जो परिवर्तन होगा, 2 में परिवर्तन का मतलब किसी बाहरी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिलाना, या अनुच्छेद 3 यानी भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य जो हैं उनकी कुल मिला के मानचित्र में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, ये जो दोनों परिवर्तन होंगे उस पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये ध्यान रख लेना, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। कौन कह रहा है? अनुच्छेद 4 कह रहा है। यानी अनुच्छेद 4 यह कह रहा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होगा उस पर अनुच्छेद 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा अगला वीडियो 368 पर ही आने वाला है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है और अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो कुल मिला के संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत से होगा। इसीलिए सामान्य बहुमत यहां पर लगेगा, यहां पर विशेष बहुमत नहीं लगेगा। सामान्य बहुमत का मतलब है कि सदन में जो भी उपस्थित लोग हैं, मानकर चलिए कि इस समय लोकसभा में बिल है 400 लोग उपस्थित हैं, तो उसका आधा यानी 200 और प्लस 1 यानी 201 लोग अगर होंगे तो तत्काल बिल पारित हो जाएगा। सामान्य बहुमत का मतलब है सदन में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके आधा प्लस 1, ये सामान्य बहुमत है। लेकिन विशेष बहुमत भाई थोड़ा अलग है। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है कि लोकसभा की संख्या 545 है, तो इसका विशेष बहुमत में यानी 368 के तहत अगर लाओगे तो विशेष बहुमत होना चाहिए। स्पष्ट, थोड़ा ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। वहां सामान्य बहुमत हो गया यानी जितने भी लोग हैं उनका आधा प्लस 1, लेकिन यहां क्या है? विशेष बहुमत में ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे सदन की टोटल संख्या का आधा प्लस 1, पहला तो शर्त यह है, यानी कि 545 है तो कितना इसका आधा हो गया? 273 मान लीजिए, 273। अब 72.5 तो करोगे नहीं, तो 273 जरा समझिएगा, तो 273 तो होना ही चाहिए जो बिल आएगा इस विशेष बहुमत से आएगा, अनुच्छेद 368 के तहत आएगा। तो कुल मिला के टोटल सदन की संख्या का बहुमत तो होना है, टोटल सदन की संख्या का बहुमत तो होगा ये। साथ में जो कुल मिला के वहां उपस्थित होंगे, जो मतदान करने वाले लोग होंगे, उनका भी 2/3 बहुमत होना चाहिए। यानी अनुच्छेद 368 कहता है, मैं आगे इस पर आने वाला हूं, कि कोई भी 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत कोई बिल लाया गयागा तो पूरे सदन की सदस्य संख्या का बहुमत यानी 545 अगर सदन लोकसभा में है तो उसका बहुमत 273 है, यानी आधे से प्लस 1, और साथ में जो उपस्थित लोग हैं, जो मतदान करने वाले, उनका 2/3 भी होना चाहिए। तब जाके कुल मिला के स्पष्ट बहुमत, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से वो बिल पारित माना जाएगा। लेकिन यहां मैंने क्या कहा? अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 4 यह कह रहा है कि कुल मिला के यहां पर कुल मिला के 2
यानी 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे, यानी इन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। यानी यहां विशेष बहुमत की बात नहीं है, यहां सामान्य बहुमत की बात है। इस तरह से सामान्य बहुमत के द्वारा, सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाकर 2 और 3 को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्लियर? तो यहां तक तो बात हम लोगों की हो गई। अब मैं आपसे कुल मिला के एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कुल मिला के घटना से भी रिलेटेड है। मैंने अभी कहा कि 2 में कुल मिला के कहा गया कि बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाओ, 3 में कहा गया है कि राज्य के अंदर जो राज्य, संघ के अंदर जो राज्य, उनकी तोड़फोड़ कर दो, उनको ठीक कर दो, जो भी करना है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी कभी आ सकती है या आई है कि ये जो भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ का अगर कोई क्षेत्र सीमा निर्धारण के लिए हमें किसी विदेशी को देना पड़े तब क्या होगा? क्योंकि हमने तो ये ऑप्शन अनुच्छेद 1 में रखा गया कि 28 राज्य हमारे पास हैं, संघ शासित प्रदेश हमारे पास हैं, किसी बाहरी क्षेत्र को अधिग्रहित करने की भारत के पास शक्ति है। लेकिन ऐसा कहीं कुल मिला के प्रोविजन नहीं है कि हमें अपना कोई क्षेत्र अगर देना पड़ जाए भारत को, उसके किसी दूसरे देश को, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। यह मामला उस समय आया था जब 1960 में बेरुवारी का विवाद आया। मैं अभी थोड़ा वहां ले जाना चाहता हूं। 1947 में कुल मिला के जब देश का पार्टीशन हुआ, तो देश का पार्टीशन जब हो रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि देश के पार्टीशन में कुल मिला के 2 प्रांतों का बहुत ज्यादा कुल मिला के इसका प्रभाव पड़ा। इधर पंजाब कुल मिला के कहीं कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और इधर बंगाल बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। पंजाब और बंगाल का पार्टीशन करना था तो एक अंग्रेज को बुलाया गया जिसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया, जिसको रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है, और रेडक्लिफ को बुलाया गया और रेडक्लिफ से कहा गया कि भैया पंजाब और बंगाल को बांटो। 47 की बात मैं कर रहा हूं। सन 47 में जब देश का पार्टीशन हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के देश को स्वतंत्रता तो मिली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ इतना बड़ा गम इस देश को मिला, इस देश को इतना बड़ा कुल मिला के हम कह सकते हैं कि कष्ट मिला है कि जो कुल मिला के भूलने लायक नहीं है। दुनिया के इतिहास में कुल मिला के भारत ने जो दर्द सहा है सन 47 में, सन 47 में देश आजाद हुए, निश्चित रूप से खुशी का मौका था, खुशी का अवसर था कि बहुत लंबे समय की गुलामी के बाद देश स्वतंत्र हुआ। लेकिन कुल मिला के वो स्वतंत्रता और वो खुशी, मेरा मानना है आज तक की कुल मिला के वो गम का एक बहुत बड़ा दरिया था कि 47 में जब देश में पार्टीशन हो रहा है, मेरा देश 2 भागों में टूट रहा है, कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण टूट रहा है, और उस टूटने के बाद हिंदुस्तान के आम जनता के ऊपर कितना अमानुषिक व्यवहार हुआ। लाखों महिलाओं के साथ कुल मिला के उनके सम्मान और उनकी इज्जत को लूट लिया गया, लाखों बच्चों को अपाहिज कर दिया गया, लाखों लोगों की हत्या कर दी गई। हम देश की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे और यहां सालों कुल मिला के हिंदुस्तान के आम नागरिकों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्रों में हो रहा था। इस गम को कहीं न कहीं भूला नहीं जा सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की स्वतंत्रता सन 47 में हुई, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं थी, मुझे तो लगता है वो परतंत्रता से भी कम नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो बहुत दुखद घटना है। और देश का पार्टीशन होना तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं देश के लिए बहुत बड़ा आघात है, ये देश के लिए बहुत बड़े कष्ट का कारण है। यहां प्रश्न ये उठता है कि कुल मिला के कहीं के निश्चित रूप से थोड़ा सा अगर हम इस विषय को लेकर बाएं कि कुल मिला के क्या कुछ ऐसा, तो मैंने अभी कहा कि रेडक्लिफ आया। अब रेडक्लिफ देश का, ये बंगाल का पार्टीशन कैसे कराए, पंजाब का, वो कुल मिला के एक नालायक आदमी था, अंग्रेज महाराज आकर बैठ गया एक थाने के अंदर, कुल मिला के अपने ऑफिस में बैठ गया और उसने बंगाल का मैप बना लिया। और बंगाल के मैप को मंगाने के बाद उसने क्या किया कि बंगाल के मैप को मंगाने के पश्चात इस ऑफिस में बैठा हुआ और बंगाल है, इसने जितने भी पुलिस स्टेशन थे उन पुलिस स्टेशनों को कुल मिला के एक लाइन खींच दी और कहा इधर से बांट दो। ऐसा कहीं बंटवारा होता है? आप खुद बताइए, ऐसा कहीं बंटवारा होता है? यानी कि वो रेडक्लिफ आया, कुल मिला के ऑफिस में बैठा अपने कलकत्ता में, और आने के पश्चात उसने कहा कि पूरे थाने जितने भी हैं बंगाल के थाने, उनको तो आपस में जोड़ो। और इस तरह से थानों को जोड़ने के बाद हुआ क्या कि उसको सीधी लाइन खींच दी गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि इस लाइन खींचने के बाद किसी का खेत पाकिस्तान में, यानी पूर्वी पाकिस्तान में, तो किसी का घर जो है हिंदुस्तान में, किसी का कुछ पाकिस्तान में, तो किसी का घर हिंदुस्तान में। अरे महाराज, इतना तक हो गया कि घर के 2 टुकड़े हो गए। घर कुल मिला के कहीं ना कहीं पाकिस्तान में है, तो उसका कुल मिला के बरामदा जो है हिंदुस्तान में है। हालत बद से बदतर हो गई। मालूम पड़ा कि कुल मिला के किसी की कुल मिला के घर जो है कुल मिला के हिंदुस्तान में और ससुराल पाकिस्तान में, लो सारे वीसा मिलने के लिए। तो इस तरह से कुल मिला के कहीं की बड़ी जो है एक कह सकते हैं कि अव्यवहारिक
ये बंटवारा हुआ और उसी बंटवारे में कुल मिला के क्या होता है, एक बेरुवारी गांव है जो बंगाल का था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हो कि देश का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ। भले कितना लोग लॉजिक लगाएं यार, ये लॉजिक अपने पास रहने दो। देश का विभाजन हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ था, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। चाहे वो उन्माद किसने फैलाई मुझे नहीं मतलब है, लेकिन उन्माद फैली और उस उन्माद के चक्कर में कुल मिला के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान लड़ गया और लड़ने के पश्चात देश के दो टुकड़े कर लिए। मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूं। तो इसी दौरान कुल मिला के एक बेरुवारी गांव था, जो कुल मिला के ये बेरुवारी गांव है, ये बेरुवारी गांव जो था वो कुल मिला के कहने की बंगाल में रह गया और ये था कुल मिला के कहने की मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जाना तो वहां चाहिए था। इस तरह के बहुत से क्षेत्र थे जो सीमा विवाद को लेकर पूर्वी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में विवाद का कारण बने। 1958 में इसके समझौते के लिए अंततः नेहरू नून एक समझौता भी हुआ। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और फिरोज खान नून वहां के प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो इसको नेहरू नून कमिटमेंट कहते हैं 1958। इसमें तय हुआ कि जो क्षेत्र विवादित हैं उन क्षेत्रों को बैठकर विचार विमर्श करके आदान प्रदान कर लिया जाए। होना भी चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को समझिए यार, अब ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र ये चिल्ला रहा है कि नहीं भाई हम कुल मिला के जाएंगे पाकिस्तान में और तुम जो है कुल मिला के कहीं के रख तो सकते नहीं हो। तो इस मामले को सुलझाने के लिए अंततः नेहरू नून समझौता हुआ और उस समझौते के तहत अंततः 1960 में अंततः इस बेरुवारी गांव को देने के लिए संसद में एक विधेयक आया। अब प्रश्न ये उठता है कि संसद में विधेयक लाया किस आर्टिकल के तहत जाए, क्योंकि अनुच्छेद तो कोई ऐसा था नहीं। अनुच्छेद 3 में तो भारतीय राज्यों के, भारतीय संघ के अंदर जो राज्य उनको लेन देन किया जा सकता है, लेकिन ये तो बाहरी क्षेत्र को दिया जाएगा। अंततः यह बिल जब संसद से पारित होता है तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है और राष्ट्रपति महोदय ने जब देखा कि यार ये मामला तो समझे में नहीं आ रहा है, तो राष्ट्रपति महोदय ने अंततः इस बेरुवारी गांव के मामले को अंततः अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। क्योंकि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की बात आई इस बेरुवारी गांव के लेकर कि भाई क्या किया जाए, ये गांव कुल मिला के कहने के मेरे पास ऐसा बिल आया है कि इसको कुल मिला के पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को देने की बात की जा रही है, बांग्लादेश कहते हैं, तो इसमें क्या सॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोविजन ना तो अनुच्छेद 2 में है ना 3 में है। अगर इस बेरुवारी गांव को देना चाहते हो तो आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की सलाह के पश्चात कहीं ना कहीं बेरुवारी गांव को देने के लिए नवा संविधान संशोधन, आपको मालूम होना चाहिए, नवा संविधान संशोधन 1960 लाया गया और नवा संविधान संशोधन 1960 लाके इस बेरुवारी गांव को अंततः पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को दिया जाता है और इस तरह से समस्या का समाधान किया जाता है। यह बेरुवारी का मामला है। बेरुवारी एक छोटा सा गांव है, बंगाल का है, मुस्लिम बाहुल्य है, पाकिस्तान में यानी बांग्लादेश में जाना चाहता है। अंततः कुल मिला के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अंततः राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सलाह दी कि आप संविधान में संशोधन करिए। संविधान में संशोधन हुआ और वो संशोधन नवा संविधान यानी 9वां संविधान संशोधन था और उसके बाद 1960 में और उसके द्वारा बेरुवारी गांव को कुल मिला के कहीं ना कहीं हैंडओवर कर दिया गया। इसी समय आपको बताना चाहता हूं, इस कुल मिला के सीमा विवाद को हल करने के लिए अभी मोदी सरकार ने भी इस प्रकार की पहल की। बांग्लादेश से कुल मिला के सीमा विवाद को हल करने के लिए मोदी सरकार ने भी 2015 में इसी प्रकार का संविधान संशोधन किया था, जिसको 100वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो 100वां संविधान संशोधन क्या था? यह 100वें संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश की सीमा का कुल मिला के कुछ विवाद था। उसमें ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जो कुल मिला के ना तो कुल मिला के बांग्लादेश के थे और ना ही कुल मिला के ना बांग्लादेश अपना मानता था और ना भारत उनको अपना मानता था। ये तो साला मानवता के लिए कलंक है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो पड़े हुए हैं बेचारे, ना तो बांग्लादेश से अपनी गुहार लगा सकते हैं ना भारत से अपनी गुहार लगा सकते हैं। उनकी जिंदगी और उनका सब कुछ तो साला नरक हो चुका था। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अरे भाई, जिनका है नहीं है उनको किसी राष्ट्र को सौंपो। तो इस तरह से इसके लिए 100वां संविधान संशोधन लाया जाता है और इसके द्वारा मोदी सरकार ने अंततः कुल मिला के 111 क्षेत्रों को कुल मिला के कहने कहीं कुछ क्षेत्र अपन 111 और यहां 51 क्षेत्र बांग यानी 111 क्षेत्रों को भारत ने किसको दिया? बांग्लादेश को दिया। और हमें कितने क्षेत्र मिले? यानी बांग्लादेश से हमें कितने क्षेत्र मिले? कुल मिला के 51 क्षेत्र मिले, गांव जो थे।
तो 111 छोटे छोटे गांव या क्षेत्र जो थे वो हमने बांग्लादेश को हैंडओवर किया और 51 क्षेत्र जो है बांग्लादेश ने हमको दिया। इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा विवाद था उसको इस संविधान संशोधन विधेयक 2015 के द्वारा हमने कहीं शॉर्ट आउट किया। मेरा यह कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी आर्टिकल 1 to 4 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी जो चीजें थी उसको मैंने समझाया कि अनुच्छेद 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है और उसके बाद बेरुवाड़ी मामला क्या है और उसके बाद 2015 का 100वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है। ये सब चीजें मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया है। मुझे विश्वास है कि आप लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे और मेरा यह मानना आगे मैं संविधान संशोधन विधेयक के साथ आऊंगा, दल बदल विरोधक कानून के साथ आऊंगा और भी बहुत सी चीजें मैं संविधान में लेकर आ रहा हूं। आप लोग पढ़ते रहिए और मैं बार बार कहता रहता हूं कि कहीं ना कहीं जीवन में कभी उदास नहीं होते, लगे रहो, परिश्रम करते रहो, जो जहां है मेहनत करते रहो, संसाधन हो चाहे नहीं हो व्यक्ति को आगे बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही कमल खिलता है। इस बात को ध्यान रखिए, कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिलना सीखो, कांटों में रहकर गुलाब की तरह महकना सीखो। जो परिस्थितियों से घबरा जाते हैं वो लौह पुरुष नहीं, राख में रहकर भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।